नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी के ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस कक्षा में। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी और उसमें अभी हमने कथा साहित्य को पूरा पढ़ लिया है और उसके बाद हमने खंड काव्य का परिचय भी पढ़ लिया। तो मुझे लगता है ऐसा कि खंड काव्य एक्चुअल में क्या है अब आप जान चुके होंगे कि पूरी तरह से ज्ञान हो गया होगा कि खंड काव्य क्या है, महाकाव्य खंड काव्य में क्या अंतर है, खंड काव्य क्या उद्देश्य है, उसके क्या गुण है, खंड काव्य होता क्या है, कितने प्रकार के हैं, प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य होता है, फिर उसके बाद में प्रबंध काव्य के कितने भाग होते हैं, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली है कि अलग अलग क्या चीजें हैं ये। ठीक है, इनकी प्रबंध काव्य दो भागों में बांटा गया है, काव्य दो भागों में बांटा गया, प्रबंध और मुक्तक। उसमें से प्रबंध को दो भागों में बांटा गया है, खंड काव्य और महाकाव्य। जैसे खंड काव्य जीवन के किसी एक पक्ष को लेकर, किसी एक कहानी को लेकर, किसी एक कथानक को लेकर चलता है, वैसे महाकाव्य जीवन के पूरे सारांश को लेकर चलता है, पूरे घटनाक्रम को लेकर चलता है। हम यहाँ पर आज देखिए बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पहला खंड काव्य जिसका नाम है मुक्ति यज्ञ। और हमने सबसे पहले आपको जो भी खंड काव्य का जो परिचय था उसमें हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज बता दिया था कि कौन सा खंड काव्य कौन कौन से जिलों में पढ़ाया जाएगा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, नोट करके रखना है कि ये जो खंड काव्य है, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य है, ये कौन कौन से जिलों में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लास्ट में जिले भी लिख देंगे कि कौन कौन से जिलों में ये पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि मुक्ति यज्ञ खंड काव्य आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये मुक्ति यज्ञ है क्या? आप जानते हैं मुक्ति यज्ञ क्या है? मुक्ति का यज्ञ। अब मुक्ति का मतलब क्या होता है? आज़ादी, स्वतंत्रता, उसके लिए किया गया यज्ञ। अब ये मुक्ति यज्ञ लिखने का जो तात्पर्य था सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई है। ये खंड काव्य उनके द्वारा लिखा गया है और ये कोई सर्गबद्ध नहीं किया गया है, यानी कि कुछ अंकों में नहीं लिखा गया है। एक लंबी कविता के रूप में गांधी जी के, यानी कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती, यानी कि उनके जीवन में पूरे जीवन को लेकर नहीं लिखा गया है, उनके जीवन में जो स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर जो घटनाक्रम था उस घटनाक्रम को यहाँ पर प्रस्तुत किया है मुक्ति यज्ञ के माध्यम से। यानी कि वे अपने प्रयासों से, अपने जितनी भी कोशिशें थी, अपने आंदोलनों से, अपने उपवास से, अपने अहिंसा के धर्म से, यानी कि बहुत सारे अपने आचारों और विचारों के माध्यम से वो देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे। जब ये साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे उसके बाद में वहाँ पर भी साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने देख लिया था कि भारतीयों के साथ किस प्रकार का विदेशों में व्यवहार किया जाता है, और यहाँ आकर भी उन्होंने देखा कि भारत के लोग हैं उनके साथ अंग्रेजों द्वारा कितना कुकृत्य किया जाता है, कितना अमानवीय व्यवहार किया जाता है। तो उस अमानवीय व्यवहार को देखकर उन्होंने ये ठान लिया कि मुझे भी अपने देश के लिए कुछ करना है। लेकिन उनके विचार और उनके आदर्शवादी विचार इतने ऊंचे थे कि वो एक महात्मा बन गए, मतलब एक तरह से बापू बन गए सभी के लिए। बापू कौन होते? एक पिता समान होते हैं, और ऐसे ही हमारे देशवासियों के लिए पिता समान महात्मा गांधी जी के बहुत ही अच्छे विचार थे। यानी कि महात्मा गांधी के लिए आज भी हमारे मन में श्रद्धा उमड़ती है, हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं अपने कर कमलों के द्वारा या जैसे भी हमारे शब्दों के द्वारा। तो यहाँ हम जो महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, पूरा जीवन का सार न पढ़ के उनके जीवन की उन घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो उन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए की थी। यानी कि जो उनके स्वतंत्रता आंदोलन से लेके, यानी कि देख सकते हैं कि 1921 से लेकर 1947 तक की उनकी जो यात्रा थी वो किस तरह की थी। तो इतने समय का घटनाक्रम इस मुक्ति यज्ञ में दिया गया है। सुमित्रानंदन पंत ने, क्योंकि वे बापू के प्रति अपने मन में बहुत श्रद्धा व्यक्त करते थे और उन्होंने देखा था कि बापू ने देश के लिए जो असहनीय कार्य किए हैं, जैसे आमरण अनशन तक किया था उन्होंने, असहयोग आंदोलन किया था उन्होंने, करो या मरो का नारा दिया था उन्होंने। तो किस किस उपलक्ष्य में किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि साइमन कमीशन आया उसका विरोध किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा तक चलाई थी। तो ये कैसे कैसे घटनाक्रम क्या क्या हुआ था, ये सारी चीजें आज हम इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए कोई खंड काव्य एज इट इज नहीं उतारा गया है, उसका सार लिया गया है कि खंड काव्य में क्या दिया गया है, किन किन चीज़ों के लिए दिया गया है। और आपके एग्जाम में भी देखिए इस तरह से क्वेश्चन आएंगे कि खंड काव्य का सारांश लिखिए या कथानक लिखिए या उसके उद्देश्य लिखिए या शीर्षक की सार्थकता क्या है वो लिखिए, या फिर महात्मा गांधी जो इस खंड काव्य के नायक बने हुए हैं उनका चरित्र चित्रण लिखिए, या फिर आ जाएगा कि मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की विशेषता बताइए, या महात्मा गांधी के विचारों की विशेषता बताइए, या फिर इसका घटनाक्रम क्या है ये बताइए। तो ये जो क्वेश्चन है ये सारे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का
का जो हमारा लेक्चर है मुक्ति यज्ञ को लेकर, लेक्चर नंबर 1 है, वो सिर्फ और सिर्फ इस मुक्ति यज्ञ खंड काव्य को जानना है कि इसमें क्या चीज़ दी गई है, क्या हमें पढ़ना है, किस तरह का सुमित्रानंदन पंत ने किस तरह के विचारों को यहाँ व्यक्त किया है, महात्मा गांधी के क्या क्या योगदान थे भारत के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, देखिए सबसे पहले यहाँ बताया है कि ये जो खंड काव्य है ये किनके द्वारा लिखा गया है और कहाँ से लिया गया है, कहाँ प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये चीज़ें बताई है। पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि मुक्ति यज्ञ छायावादी युग के प्रसिद्ध कवियों में से। अब छायावादी युग की मैंने आपको जब हम पद्य पढ़ रहे थे, हमारी काव्यांजलि पढ़ रहे थे, जब सुमित्रानंदन पंत भी आए थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी आए थे, जयशंकर प्रसाद जी भी आए थे और महादेवी वर्मा जी भी आई थी, तो मैंने आपको बार बार जब भी इन कवियों की कविताओं को पढ़ाया, जब भी इनके काव्य को पढ़ाया, तब एक ही बात मैंने बार बार फोकस की है कि ये छायावाद के 4 स्तंभ कहे जाते हैं। तो छायावाद को आगे और इतने उच्च शिखर तक पहुंचाने में इन चारों का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मुक्ति यज्ञ छायावादी युग के प्रसिद्ध कवियों में से एक सुमित्रानंदन पंत, किनके द्वारा, सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा रचित कविता संग्रह है। क्या है, एक कविता संग्रह है। ठीक है, पंत जी के इस कविता संग्रह का प्रकाशन लोक भारती प्रकाशन द्वारा किया गया। इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, एक लोक भारती प्रकाशन था, उसके द्वारा इस कविता का प्रकाशन किया गया, ये प्रकाशित हुई, जन सामान्य तक पहुंची है, ताकि उस समय लोगों को पता चले कि भाई ये जो हमारे बापू थे, महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने देश की आज़ादी में क्या योगदान दिया था, किस तरह के घटनाक्रमों में क्या क्या चीज़ें करी थी, ये बिल्कुल एक क्रम से उन्होंने यहाँ पर इसका उल्लेख किया था। मुक्ति यज्ञ में उस समय के भारत का इतिहास है जब देश में क्रांति की आग सुलग रही थी और हर तरफ हलचल मची हुई थी। मुक्ति यज्ञ प्रसंग लोकायतन का ही एक अंश है, परंतु अंश होते हुए भी वह अपने आप में पूर्ण है। यह लोकायतन का वही अंश है जिसमें भारत के स्वतंत्रता के युद्ध का आद्योपांत का मतलब होता है शुरू से अंत तक। आद्योपांत का मतलब क्या होता है, शुरू से अंत तक का वर्णन किया गया है। यहाँ पर लोकायतन एक बहुत बड़ी कविता है और लोकायतन का ही एक अंश है जिसे कहा गया है खंड काव्य और इसे मुक्ति यज्ञ नाम दे दिया गया। और ये किनके द्वारा लिखा गया है, सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। और इसका जो प्रकाशन है वो किसने करवाया था, या लोक भारती ने प्रकाशन करवाया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसका ये मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का ये एक परिचय हो गया है। आगे देखिए बच्चों, अब यहाँ पर बताया है कि मुक्ति यज्ञ का अर्थ क्या है, इस खंड काव्य का मीनिंग क्या है ना, हमें पता होना चाहिए। वैसे मुक्ति यानी कि आज़ादी, यज्ञ यानी कि उसके द्वारा किए गए, मुक्ति यज्ञ के लिए जो भी कार्य किए एक तरह से यज्ञ है, आहुति है, और यज्ञ में आहुतियाँ दी जाती है। क्या दी जाती है, आहुतियाँ। अब यहाँ पर जो मुक्ति यज्ञ है तो बहुत बड़ा देखा जाए तो इस सृष्टि का सबसे बड़ा मुक्ति यज्ञ कहा जाएगा जब आप अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हो। और आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते क्या हम अपने प्राणों की आहुति नहीं देते क्या, हमारी जो हवन आहुति होती है, हवन में जिन चीज़ों को आहूत किया जाता है, कुछ लकड़ियाँ होती है, कुछ पदार्थ होते हैं, इन चीज़ों का घी होता है, बहुत सारी चीज़ों का हम आहुति देते हैं। वैसे आज़ादी की लड़ाई में जब हम स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे हैं, उस आंदोलन में इस तरह की आहुति न देकर जबकि प्राणाहुति दी जाती है, मनुष्य आहुति दी जाती है, और बिना प्राण आहुति दिए बिना हम आज़ादी को नहीं वर्ण कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो मुक्ति यज्ञ है अब तक का सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता है। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का अर्थ, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य देशभक्ति से परिपूर्ण गांधी युग के स्वर्णिम इतिहास का काव्यात्मक आलेख है। काव्यात्मक यानी कि काव्य के रूप में एक आलेख प्रस्तुत किया गया है, आलेख यानी कि एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, काव्य के रूप में। जब गांधी युग था, गांधी युग कौन सा था, जब 1927 से उन्होंने इस भारत भूमि पर आज़ादी के लिए अपने आंदोलनों की शुरुआत की और 1947 तक जब भारत देश आज़ाद हो गया था। तो इन चीज़ों में मतलब इस समय के अंतराल तक उन्होंने जो कार्य किया उसे मुक्ति यज्ञ कहा गया है। उन्होंने अपने समय की आहुति दी है। उस बीच में कौन कौन से किन किन क्रांतिकारियों ने अपनी आहुति दी है उनका भी उल्लेख किया गया है, कौन कौन से आंदोलन चलाए गए थे उनका भी उल्लेख किया गया है। तो अलग अलग उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे देखिए कि इसमें उस युग का वर्णन है जब भारत में चारों
और हलचल मची हुई थी। कब मची हुई थी? आज़ादी के आंदोलन से। आज़ादी का आंदोलन तो सन 1857 से ही प्रारंभ हो गया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? 1857, उसे ही कहा जाता है। जब वह असफल हो गया था, उसके बाद से हमारे भारत देश के लोगों में, यानी कि भारतीय जनता में आज़ादी के लिए एक जागृति, एक अंकुर फूटा कि हाँ, आज़ादी तो चाहिए, क्योंकि ये लोग तो हमारे साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। तो इसी आज़ादी के कारण धीरे धीरे लोगों में, मतलब जब महात्मा गांधी हिंदुस्तान आए, उसके बाद से, महात्मा गांधी के आगमन के बाद से, ये जो जोर है, ये जो एक ज्वाला भड़क रही थी, जो थोड़ी थोड़ी एक चिंगारी के रूप में थी, महात्मा गांधी के आगमन से ये एक ज्वाला के रूप में प्रस्फुटित हो गई। इसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे लोगों को सम्मिलित किया जा सकता है जिन्होंने गांधी जी के इन आदर्शों को अपनाया। कहीं कहीं पर हद तक देखा जाए तो आज़ादी में, भारत की आज़ादी में गांधी जी का योगदान, उसके साथ में अन्य क्रांतिकारियों का योगदान भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हलचल मची हुई थी, चारों ओर क्रांति की अग्नि भड़क रही थी। कविवर पंत ने महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से, व्यक्तित्व कैसा, उनका किस प्रकार का व्यक्तित्व था, उनके आचार विचार कैसे थे, कृतित्व जो उन्होंने कार्य किए। कृतित्व ऐसा नहीं है कि उनकी रचनाएं हैं, रचनाओं से मतलब नहीं है, उन्होंने क्या कार्य किए हैं। कृतित्व यहाँ क्या आ जाएगा? उन्होंने क्या कार्य किए हैं, उनके माध्यम से विभिन्न आदर्शों की स्थापना का सफल प्रयास किया है कि कौन से आदर्श आज प्रस्तुत कर दिए हैं। जब आज तक हमारे जो नेता थे, ये महात्मा गांधी जी आज राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किए जाते हैं, बापू के नाम से संबोधित किए जाते हैं, इनका बहुत ही अलग एक नाम है। ठीक है, तो देखिए, सुनियोजित या सर्गबद्ध रचना नहीं है। ये जो मुक्ति यज्ञ है, ये कोई सुनियोजित तरीके से, बिल्कुल घटनाक्रम, यानी कि एक घटना हुई, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई, ऐसे सुनियोजित नहीं है, और सर्गों में बद्ध नहीं है। इसको सर्गों में नहीं बांटा गया, बस एक लंबी कविता के रूप में लिख दिया गया है, काव्य के रूप में लिख दिया गया है इसे। और जहाँ कवि को जहाँ जो घटना याद आई, उन्होंने उस तरह से उसका वर्णन किया है। इसमें 1921 से लेकर 1947 तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया गया है। कथा वस्तु में ऐतिहासिकता का ध्यान रखा गया है। ऐतिहासिकता यानी कि इतिहास का सुमित्रानंदन पंत ने इसे बाद में लिखा है, लेकिन ऐतिहासिकता को ध्यान में रखते हुए, समकालीन समय को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यहाँ पर महात्मा गांधी जी के विचारों को प्रस्तुत किया है। और 1921 से 1947 तक के इतने बड़े समय में हमारे देश ने किस तरह की विपन्नता को, किस तरह की स्थिति को झेला है, वो सारी स्थितियों का वर्णन यहाँ उन्होंने अपने इस खंड काव्य में किया है। अब आता है मुक्ति यज्ञ। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का उद्देश्य क्या था? अब यहाँ हम बात करते हैं कि कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने ये जो मुक्ति यज्ञ खंड काव्य लिखा है, इसका उद्देश्य क्या था? क्योंकि सभी को पता था कि महात्मा गांधी जी ने क्या किया है, पूरे देश को पता था कि बापू जो राष्ट्रपिता है, हमारे बापू हमारे लिए क्या कर रहे हैं, किस तरह के कार्य किए हैं, कई आंदोलन चलाए हैं, कई यात्राएं चलाई थी उन्होंने, आमरण अनशन करे थे, सत्याग्रह करा था, अपरिग्रह करा था, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी थी समाज के सामने, इस देश के सामने, इस देश के लोगों, देश के नहीं आते यानी कि विदेशों तक भी उनका परचम लहराया था। तो उन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे, लेकिन फिर भी यहाँ कवि को क्या एक उद्देश्य नजर आया, किस कारण से उन्होंने मुक्ति यज्ञ लिखने का सोचा। ठीक है, तो देखिए क्या है कि मुक्ति यज्ञ एक उद्देश्य प्रधान रचना है। क्या है? उद्देश्य प्रधान। कवि इस रचना के माध्यम से मनुष्य को परतंत्र किसे बोलते हैं? गुलाम, भारत की भीषण परिस्थितियों से परिचित कराना चाहता है। इस उद्देश्य में कवि पूर्णतया सफल भी रहा है कि यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी मनुष्य को बताना चाहते हैं कि भारत जब गुलाम था तब उसकी किस तरह की भीषण अभिव्यक्ति थी, यानी कि कैसी भीषण परिस्थितियाँ थी, उसमें मनुष्य अपना जीवन बिता रहा था, उससे परिचित कराना चाहता था। कवि ने आधुनिक युग की घटना को खंड काव्य का विषय बनाया। उनका उद्देश्य भावी पीढ़ी को, भावी यानी कि आने वाली पीढ़ी को देश की आज़ादी के इतिहास से परिचित कराना है, साथ ही गांधी दर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करना भी है। कवि ने पश्चिमी भौतिकवादी दर्शन और गांधीवादी मूल्यों के बीच संघर्ष का चित्रण किया है और अंत में गांधीवादी जीवन मूल्यों की विजय का शंखनाद भी किया है। अब देखिए, पश्चिमी भौतिकवादी दर्शन कहाँ आ गए थे? क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य था। अब ब्रिटिश साम्राज्य कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र कहे जाएंगे, पश्चिमी देश कहे जाएंगे। तो उसकी भौतिकवादी संस्कृति हमारे देश में कहीं ना कहीं जड़ों में शामिल होने जा रही थी। तो उस चीज का भी गांधी जी ने विरोध किया था, क्योंकि हमारे जो भारतीय हिंदू सनातन धर्म है, भारतीय संस्कृति है, वो स्थायी रहनी चाहिए। भारतीय संस्कृति को स्थायी रखने में गांधी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है।
उन्होंने भारतीय संस्कृति या लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, हमारे भारत के पुराने काम जो भी थे वो सारे उन्होंने यहाँ आकर, जब वे साउथ अफ्रीका से पढ़कर आए थे तो यहाँ आकर उन्होंने साउथ अफ्रीका का चलन नहीं चलाया था। वो विदेश में जरूर पढ़े थे लेकिन विदेशी नहीं थे, वे भारतीय थे, अपने आप को पूर्ण रूप से भारतीय मानते थे और भारत के होते हुए उन्होंने भारत के चीज़ों का, यानी कि उन्होंने ये तक कहा कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होना चाहिए, विदेशी वस्तुओं को क्यों अपना जाए, हम हमारी चीज़ों को क्यों नहीं अपनाते हैं। इसलिए उन्होंने सूत काटना और चरखा चलाने का प्रचलन करवाया। तो ऐसे उन्होंने यहाँ पर भौतिकवादी, पश्चिमी भौतिकवादी की जड़ों को काटना शुरू कर दिया और भारतीय संस्कृति को यहाँ स्थापित करने का सोचा। और कहीं हद तक उनका ये जो कार्य है, गांधीवादी जीवन मूल्यों की विजय हुई है और उनका कहीं हद तक ये कार्य सफल भी हुआ था। तो कवि का क्या उद्देश्य था कि ये उद्देश्य प्रधान रचना है, इसमें गांधीवादी विचारों की प्रधानता को स्पष्ट किया गया है। आगे देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर हमारा सारांश पढ़ने से पहले कि घटना किस प्रकार से हुई थी, पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि खंड काव्य के अंदर कौन कौन सी घटनाओं का वर्णन किया है। कभी आ जाता है आपके क्वेश्चन के बताइए कौन कौन सी घटनाओं का वर्णन किया है, तो बहुत सारी में से हो सकता है आदि तो आपको याद हो तो आप बता सको, उदाहरण के तौर पर बता सको कि कौन कौन सी घटनाओं का उल्लेख किया गया था। तो देखिए हम यहाँ पर जो सारी घटनाएं हैं वो सिक्वेंस में, यानी कि क्रम वाइज है, क्रम से लिखी गई है। भले ही कवि ने अपने खंड काव्य में इनके क्रम का ध्यान न रखा हो, लेकिन यहाँ जो घटनाक्रम है पूरा क्रम से लिखा गया है, अंत तक लिखा गया है कि अंत में ये जो खंड काव्य का समाप्त होता है वहां तक इसका उल्लेख किया गया है। तो घटना देखिए, पहली घटना है साइमन कमीशन का बहिष्कार। कि जब साइमन कमीशन आया था 1927 में, साइमन कमीशन आया था, तो साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। इसके लिए कई आंदोलन चलाए गए, कई विरोध प्रकट करे गए, कई सभाएं आयोजित की गई और साइमन कमीशन के विरोध में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यानी कि उसके विरोध में अमृतसर में एक सभा आयोजित की गई। उस सभा का आप सभी को पता है कि किस तरह का नरसंहार किया गया था। तो ये साइमन कमीशन के विरोध में ही किया गया था। उसके बाद में नंबर 2 पर आता है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। ये गांधी जी के द्वारा की गई थी, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। उसके बाद में नमक आंदोलन, यानी कि नमक आंदोलन, दांडी यात्रा, नमक कानून तोड़ने के लिए 1928 में दांडी यात्रा शुरू की थी, वो भी पैदल शुरू की थी। और उनके साथ धीरे धीरे बहुत सारे अनुयायी जुड़ गए थे। गांधी जी के जितने भी अनुयायी थे वो सारे के सारे इस दांडी यात्रा में जुड़ गए थे और उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया था। नंबर 4 पर है शासन को आतंकित करने का आंदोलन। यानी कि शासन आतंकित था, शासन को आतंकित करना था। वहां शासन किसका चल रहा था? ब्रिटिश सरकार का चल रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से पहले 1857 से पहले शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जब 1857 के बाद में एक एक्ट लागू किया गया और उस एक्ट के माध्यम से ये शासन पूर्ण रूप से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था। रानी विक्टोरिया के हाथ में ये चला गया था। तो इस शासन को भी, जो शासन का आतंकी स्वरूप था, उसके प्रति भी आंदोलन करे गए कि कैसे कैसे ये जो ब्रिटिश सरकार है भारतवासियों पर अत्याचार कर रही थी, उनके साथ अमानवीय व्यवहार कर रही थी। तो ये सारी चीजें उन्होंने अपने सुमित्रा नंदन पंत ने अपने काव्य में, खंड काव्य के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो शासन को आतंकित करने का भी आंदोलन किन्होंने चलाया था? गांधी जी ने। तो ये इसी क्रम में आता है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार करा, पूर्ण स्वराज्य की मांग की, दांडी यात्रा चलाई जिसमें नमक कानून को तोड़ा उन्होंने, और फिर शासन को आतंकित का मतलब होता है डराना, यानी कि उसको डराने का आंदोलन शुरू करा। मतलब उसके लिए कई सभाएं आयोजित की गई, कई आंदोलन प्रस्तुत किए गए, भूख हड़ताल करी गई, अनशन करे गए, सत्याग्रह करा गया, बहुत सारी चीजें की गई। अब आता है नंबर 5 पर देशभक्तों को फांसी। अब देखिए, अब बहुत सारा सब कुछ हो गया था, ठीक है, 1930 तक ये चलता रहा। अब मार्च 1930 में क्या हुआ आप सभी को पता है कि हमारे 3 ऐसे क्रांतिकारी जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है, पूरी जनता में, पूरे विश्व में जहाँ भी भारतवासी निवास करते हैं, वो ऐसे क्रांतिकारी थे जो आज भी हमारे दिलों में अमर रहेंगे। जब तक हम मरेंगे, जब तक हम जीवित हैं, जब तक इस संसार है, तब तक वे अमर रहेंगे, जिनका नाम है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद। ये सभी जो जितने भी क्रांतिकारी है, ये सारे क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। तो ये भी उनके इसी घटनाक्रम के अंतर्गत आता है। आगे चलते बच्चों, मैकडॉनल्ड का पुरस्कार। मैकडॉनल्ड के पुरस्कार का भी गांधी जी ने विरोध किया था, तो ये इसका भी उल्लेख किया गया है। नंबर 7 आता है कांग्रेस मंत्रिमंडलों की स्थापना। अब क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कर दिया गया था।
अब धीरे धीरे इस कांग्रेस सभा को बढ़ाया गया। अब बढ़ाने के लिए यहाँ पर मंत्रिमंडलों की, कैबिनेट की स्थापना करनी बहुत जरूरी थी, तो उस मंत्रिमंडलों की स्थापना का कार्य भी इन्हीं के इस काल में किया गया था। आगे देखते हैं नंबर 8, द्वितीय विश्व युद्ध। अब देखिए बच्चों, जब हमारा ये जो आंदोलन चल रहा था 1921 से लेके 1947 के बीच का यहाँ पर घटनाक्रम दिया गया है, और उस बीच में हमारे विश्व युद्ध चल रहा था, यानी कि हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार उस समय चल रहा था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में भी भारतीयों का योगदान था, भारत के जितने भी सैनिक थे उनका भी योगदान था। तो वो भी इसमें उल्लेख किया गया है कि सेकेंड वर्ल्ड वार का हमारे देश की आज़ादी पर क्या असर हुआ, उसका भी यहाँ पंत जी ने उल्लेख किया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, अब ये बहुत बड़ा आंदोलन है, 1930 में करा गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके माध्यम से भी सविनय यानी कि सविनम्रता के साथ में ये जो ब्रिटिश सरकार है इसके शासन की अवज्ञा करना, यानी कि आज्ञा न मानना, अवज्ञा आंदोलन। विनम्रता के साथ में कहना कि हम आपका कहना नहीं मानेंगे, हम आपके शासन का कहना नहीं मानेंगे, बिल्कुल विनम्रता के साथ कहना है, किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद नहीं करना है, उग्र स्वभाव नहीं लाना है, नरम दल से आपको नरम दल के पक्ष में कहना है। अगला चलते हैं सन 1942 ईस्वी की क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन। ये बहुत बड़ा आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन एक तरह से पूरे देश में चल गया था। भारत छोड़ो यानी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस तरह के नारों से गूंज उठता था। तो उसके बाद आगे चलता है नंबर 11 पे, आजाद हिंद फौज की स्थापना। और आपको पता है ये इसकी स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आप सभी को पता होगा कि आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, तो इस तो 1942 के बाद में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता की प्राप्ति। अब ये स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई भाई? हमें हो गई थी ये 1947 में। 1947 में स्वतंत्रता की प्राप्ति हो गई थी, हमें आज़ादी मिल गई थी। अंग्रेज मान गए थे कि हमें आज़ादी वे देंगे, ये वे इस देश को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए बच्चों, उससे पहले उन्होंने एक ऐसा कांड कर डाला जो आज तक हमारे देश के सीने पर एक आघात के रूप में, एक क्या कह सकते हैं, टीस के रूप में आज भी विद्यमान है। और वो क्या है? देश का विभाजन। यानी कि देश के विभाजन के साथ उन्होंने इस देश को एक बहुत बड़ी दुख में डाल दिया था, और वो था देश का विभाजन। 14 अगस्त 1947 को देश का विभाजन किया गया, और इस तरह से दो देशों का गठन हो गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। और अंत में देखिए यहाँ पर हो गया, अब यहाँ हमारे देश की जो आज़ादी मिली है वो कब हो गई? 15 अगस्त 1947। सभी को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, 15 अगस्त 1947। अब देखिए सब कुछ हो गया, उसके बाद में अंत में अब भाई ऐसा थोड़ी ना है कि पूरा देश है, करोड़ों की जनता है, सभी खुश हो जाएंगे कि एक व्यक्ति है उसने जो फैसला लिया वो सही है। सभी खुश नहीं हो सकते। तो उन्हीं में से एक थे नाथूराम गोडसे। और नाथूराम गोडसे ने क्या करा कि गांधी जी को गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी। और ये समय कब था उनका? 30 जनवरी। कब था? 30 जनवरी सन 1948। तो 30 जनवरी 1948 में बापू ने अंतिम सांस ली थी। यानी कि यहाँ उनका पूरा जो घटनाक्रम था, पूरी जो जितनी भी भारत को योगदान था वो सब समाप्त हो गया, क्योंकि मृत्यु के साथ ही इंसान के जितने भी, मनुष्य के जितने भी कर्म होते हैं वो सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ इस घटना का समापन हो गया है। तो आपने देखा कौन कौन से साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, नमक आंदोलन, शासन को आतंकित करने का आंदोलन, देशभक्तों को फांसी, मैकडॉनल्ड पुरस्कार, कांग्रेस मंत्रिमंडलों की स्थापना, द्वितीय विश्व युद्ध, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सन 1942 ईस्वी की क्रांति जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन था, आजाद हिंद फौज की स्थापना, स्वतंत्रता की प्राप्ति, देश का विभाजन तथा बापू का बलिदान, ये सारी चीजों के साथ में यहाँ सुमित्रा नंदन पंत जी ने एक खंड काव्य का निर्माण किया है। अब देखिए यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा सार दिया गया है, कुछ सिर्फ हमने काफ़ी हद तक तो पढ़ लिया है कि इस खंड काव्य के माध्यम से क्या क्या सुमित्रा नंदन पंत जी ने बताया है। अब यहाँ हम कुछ सार पढ़ेंगे कि सार क्या है, इसका सारांश पढ़ेंगे कि गांधी जी साबरमती आश्रम से अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ने के लिए 24 दिनों की यात्रा पूर्ण करके दांडी गांव पहुंचे और सागर तट पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया। फिर देखिए क्या कहा है कि वह प्रसिद्ध दांडी यात्रा थी, जिनके राम गए थे फिर वन, जिनके
राम गए थे फिर वन, सिंधु तीर पर लक्ष्य विश्व का, दांडी ग्राम बना बलि प्रांगण। तो ये एक कहावत उसी में ये खंड काव्य के माध्यम से ही लिया गया है। गांधी जी का उद्देश्य नमक बनाना नहीं था, बल्कि इसके माध्यम से अंग्रेजों के इस कानून का विरोध करना था और जनता में चेतना उत्पन्न करना था कि यद्यपि उनके इस विरोध के आधार पर सत्य और अहिंसा थे, किंतु अंग्रेजों का दमन चक्र पहले की भांति ही चलने लगा। अब देखिए, इस नमक कानून को तोड़कर कोई उग्र स्वभाव प्रदर्शित करना नहीं था गांधी जी का। गांधी जी सिर्फ और सिर्फ इस 28 दिनों की यात्रा में, यानी कि दांडी मार्च करके और दांडी ग्राम पहुंचकर और नमक सागर तट पर, समुद्र के तट पर जाकर नमक बनाकर उन्होंने जो नमक कानून तोड़ा था, उसका उद्देश्य मात्र यही था कि अंग्रेजों को ये बताना कि हम अहिंसा के माध्यम से भी हम आज़ादी को प्राप्त कर सकते हैं, और अगर हम एकजुट हो गए तो हम कुछ आपकी जितनी भी सत्ता है उसको हिला सकते हैं। और इस नमक कानून के माध्यम से जो यात्रा चली थी, वह यात्रा हर गांव में होकर चली थी, हर क्षेत्र में होकर निकली थी। इससे जन सामान्य को भी जागृत करना कि आज़ादी हमारा अधिकार है और हमें इसके साथ में जीना चाहिए। तो इस तरह से गांधी जी का केवल और केवल यही तात्पर्य था कि इस माध्यम से वे सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहते थे, जनता में एक चेतना उत्पन्न करना चाहते थे और अंग्रेजों को बताना चाहते थे कि हम भी इसके लिए, हम इन कानून के खिलाफ कई बार कई तरीके से प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि गांधी जी तथा अन्य नेताओं को अंग्रेजों ने कारागार में डाल दिया। जैसे जैसे दमन चक्र बढ़ता गया, वैसे वैसे ही मुक्ति यज्ञ भी तीव्र होता गया। अब मुक्ति यज्ञ कैसे तीव्र होता गया और दमन चक्र कैसे बढ़ता गया? दमन चक्र का मतलब है कि गांधी जी के साथ में कई ऐसे नेतागण, कई क्रांतिकारी सम्मिलित हो गए जो गांधी जी के अनुसार, यानी कि गांधी जी के विचारों से सहमत थे, और गांधी जी जो आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे उसी तरह से वो लोग जुड़ते गए। एक जो दल था, छोटा सा था, वो बहुत बड़ा पूरे देश में होने लग गया। तो इस तरह से पूरे देश में होने लग गया तो अंग्रेजों ने क्या करा, उनका दमन करना शुरू करा, मतलब उनके इस आंदोलनों को तोड़ना शुरू करा, आंदोलनों को बिखेरना शुरू करा, क्रांतिकारियों को बिना किसी कारण से थोड़ा सा भी इधर उधर घूमते और उन्हें जेल में डाल देते। ऐसे ही कोई भी आंदोलन करते वो उन क्रांतिकारियों को जेल में डाल देते। ऐसे ही महात्मा गांधी जी को भी उन्होंने जेल में डाल दिया। कई बार महात्मा गांधी जी जेल में गए, कई बार बाहर आए। कई बार ऐसे क्रांतिकारी थे जो जेल में गए फिर बाहर आए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जेल जाना अपना आत्मसम्मान समझा कि हम जेल जा रहे हैं, यानी कि हम हमारे देश के लिए कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह के विचारों से उन्होंने कार्य किया, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें रोकना शुरू कर दिया। दमन चक्र, यानी कि उन्होंने ऐसी प्लानिंग की कि हर जगह जहाँ भी आंदोलन होते हैं, जहाँ भी इस तरह की कोई ऐसी कार्रवाई होती है, वहाँ से उन लोगों का जो आंदोलन है वो तोड़ देना, उसको बिखेर देना और फिर उनको जेल में डाल देना। इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड, आप सभी जानते हैं, बहुत बड़ा दमन चक्र कहा गया है। वैसे वैसे ही मुक्ति यज्ञ, यानी कि जैसे जैसे लोगों को ज्यादा फांसी दी जाने लगी, जैसे जैसे आंदोलनों को ज्यादा रोका जाने लगा, वैसे वैसे ये जो मुक्ति यज्ञ है, यानी कि आजादी की लड़ाई का जो संग्राम था, वैसे वैसे और ज्यादा बढ़ता गया। मुक्ति यज्ञ और बढ़ता गया। गांधी जी ने भारतीयों को स्वदेशी वस्तु के प्रयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में ही क्यों नहीं बन सकती है स्वदेशी कपड़ा, स्वदेशी वस्तुएं, स्वदेशी खान, बहुत सारी चीजें थी ऐसे जिनका सहयोग किया उन्होंने, समर्थन किया। यानी कि जो कपड़ा बाहर से बनाया जाता था, गांधी जी ने यहाँ पर सूत काटकर और चरखा चलाकर ये साबित कर दिया कि हम हमारी चीज स्वयं बना सकते हैं। तो चरखे का जो चलन था वो बहुत ज्यादा हो गया। अब क्या होने लगा कि जितनी भी विदेशी वस्तुएं थी उनको जला दिया जाने लगा, उनको अग्नि में समाहित कर दिया जाने लगा। और इसके लिए केवल एक स्थान नहीं, पूरे देश में ये आंदोलन चला था। हर तबके में, हर क्षेत्र में, हर गांव में यह आंदोलन चला था। ठीक है, आगे देखिए कि संपूर्ण देश में यह आंदोलन फैल गया और समस्त देशवासी स्वतंत्रता आंदोलन में एकजुट होकर गांधी जी के पीछे हो गए। अब गांधी जी भाई आगे थे, वो ट्रेन के इंजन थे और सारे डब्बे, यानी कि जितनी भी पूरे जनता थी सारी उनके पीछे और उनके अनुयायियों की तरह, जैसा गांधी जी कहते हैं वैसा ही वो होता था। ठीक है, इस प्रकार गांधी जी ने भारतीयों में एक अपूर्व उत्साह एवं जागृति उत्पन्न कर दी। गांधी जी ने अछूतों को समाज में सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने का भी आमरण अनशन किया। अब देखिए क्या था आमरण। आमरण का मतलब होता है जब तक मृत्यु ना हो, जब तक मृत्यु न हो।
ठीक है। अब देखिए इस आमरण अनशन का उद्देश्य क्या था कि हमारे भारत में जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा फैली हुई थी, वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था में सबसे ज्यादा जिनको हानि हो रही थी, सबसे ज्यादा जो वंचित लोग थे वो थे अछूत। अब उनको अछूत कहकर, यानी कि ये हरिजन लोगों के लिए, हरिजन किसे कहा गया, गांधी जी को भी कहा गया हरि का जन। अब हरिजन, उन्होंने एक शब्द बताया गांधी जी ने कि हरिजन का मतलब होता है ये तो ईश्वर के लोग हैं। हरिजन शब्द का तात्पर्य उन्होंने बता दिया, यहाँ पर उन्होंने व्याख्या कर दी थी कि हरिजन शब्द, हरि यानी ईश्वर के लोग हैं, तो इन्हें तो सम्मान देना चाहिए। इस तरह से अछूतों के उद्धार के लिए, अछूतों को भी समाज में स्थान दिलाने के लिए उन्होंने आमरण अनशन किया और कहीं हद तक ये सफल भी हुए थे। आगे देखिए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीयों ने अंग्रेजों से संघर्ष का निर्णय लिया। सन 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया और भारतीयों द्वारा इस कमीशन का पूर्ण बहिष्कार किया गया और सन 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाया। ठीक है, यानी कि 1942 में असहयोग आंदोलन हो गया, यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का आंदोलन हो गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हो गया। उसी रात्रि में गांधी जी व अन्य नेतागण बंदी बना लिए गए और अंग्रेजों ने बालकों, वृद्धों और स्त्रियों तक पर भीषण अत्याचार आरंभ कर दिए। इन अत्याचारों के कारण भारतीयों में और अधिक आक्रोश उत्पन्न हो गया। अब होता यह है ना कि हम जो चीज दबाना चाहते हैं वो ज्यादा उभर कर आती है, तो अंग्रेजों ने क्या करा कि ये आंदोलनों को दबाने का प्रयास करा, लेकिन जनता में तो एक असंतोष की भावना थी। अंग्रेजों के अमानवीय व्यवहारों के प्रति असंतोष जागृत हो गया था। तो इस अमानवीय व्यवहार से मुक्ति पाने के लिए इस मुक्ति यज्ञ में अपने आप की आहुति देने के लिए तैयार हो गए थे कि हम इस मुक्ति यज्ञ में आहुति दे देंगे, अपने जीवन को पूर्ण रूप से न्यौछावर कर देंगे। इधर जब आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था तो सुभाष चंद्र बोस ने मंच पर खड़े होकर एक ही बात कही थी लोगों से कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कि बिना खून के, बिना आहुति, यानी कि बिना जीवन के बलिदान के आप आज़ादी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसके लिए जनता पूर्ण रूप से सहमत थी। जनता मतलब जुट कर आ रही थी कि हम देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं। ये सब कब हुआ? जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर की मृत्यु हुई थी। लेकिन इन तीन क्रांतिकारियों को जब फांसी दी थी तो तीन क्रांतिकारियों की फांसी का उद्देश्य यही था, उन्होंने जनता को बताने के लिए, जनता को जागृत करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था कि देखिए देश के लिए हमें स्वयं की आहुति तक भी देनी पड़ेगी, हमें जीवन को न्यौछावर भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से और अधिक आक्रोश उत्पन्न हो गया। चारों ओर हड़ताल और तालाबंदी हो गई, सब कामकाज ठप हो गए, यानी कि सब कुछ, जितने भी कामकाज थे, सरकारी कामकाज किसके थे? अंग्रेजों के, क्योंकि सरकार किसकी थी? अंग्रेजों की। तो कामकाज तो बंद करना ही था, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन चल रहा था भाई, हमारे देश का आंदोलन चल रहा था और हमारे देश में जनता को जागृत होना था और जनता को इस देश से अंग्रेजों को बाहर खदेड़ना था। उसके लिए सारे कामकाजों को ठप करना बहुत जरूरी हो गया था। अंग्रेजी शासन इस आंदोलन से हिल गया। कारागार में ही गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा का देहांत हो गया। पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रबल आक्रोश एवं हिंसा भड़क उठी। सन 1942 में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। कब की गई? 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अंग्रेजों के प्रोत्साहन पर मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की, क्योंकि देखिए अंग्रेजों ने सोच तो लिया था, उन्हें पता तो चल गया था कि अब हमारा यहाँ पर कुछ भी ताना बाना नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर हमारा जितना भी अन्नदाना लिखा था वो पूरा हो गया है, हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अब हम यहाँ पर अपनी जड़ें नहीं फैला सकते, बल्कि जड़ों सहित निकल के जाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने एक कूटनीति अपनाई कि उन्होंने मुस्लिम लीग को अलग करना चाहा, कि यहाँ उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपना ली। और ये फूट डालो और शासन करो की नीति उन्होंने बहुत समय पहले से 1857 की क्रांति के बाद से ही शुरू कर दी थी। तो ये दो संप्रदायों के बीच में फूट डालने का कार्य ये किसने किया? अंग्रेजों ने किया। और अंग्रेजों का ये जो कार्य है वो सफल हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की कि हमें एक अलग देश दिया जाए और भारत जो हिंदू है उन्हें अलग देश दिया जाए। अंततः 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेजों ने भारत को मुक्त कर दिया और 14 अगस्त 1947 ईस्वी को दो देशों का, यानी कि पहले 14 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत के दो टुकड़े हुए, दो विभाजन हुए, जिसमें एक पाकिस्तान नाम रखा गया और दूसरा हिंदुस्तान यानी कि भारत नाम रखा गया। और 15 अगस्त 1947 को भारत को मुक्त कर दिया गया। तो इस तरह से हमें आज़ादी मिली। अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान के रूप में देश का विभाजन करवा दिया और एक और तो देश में स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा था और दूसरी ओर ये
दूसरी ओर हिंदू और मुसलमानों के बीच संघर्ष हो गया। गांधी जी ने इससे दुखी होकर आमरण उपवास रखने का निश्चय किया। किससे? कि जब ये देश विभाजन हो रहा था तो देश विभाजन से जितने भी दंगे हो रहे थे, जितने भी मारकाट हो रही थी, जितना भी नरसंहार हो रहा था, उसके विरुद्ध उन्होंने आमरण अनशन रखा कि जिससे जो भारत के लोग हैं, जो गांधी जी के अनुयायी थे, कम से कम ये तो समझे कि हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना है, हिंसा के मार्ग पर नहीं चलना है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी। इस दुखांत घटना के पश्चात कवि द्वारा भारत की एकता की कामना के साथ इस काव्य का अंत हो जाता है। इस प्रकार इस खंड काव्य का आधार फलक बहुत विराट है और उस पर कवि पंत द्वारा बहुत सुंदर और प्रभावशाली चित्र खींचे गए हैं। यानी कि खंड काव्य के माध्यम से, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के माध्यम से 1921 से लेकर 1947 कहेंगे कि गांधी जी के बलिदान 1948 तक का घटनाक्रम पूरा का पूरा यहाँ पर दिया गया है। इसमें उस युग का इतिहास अंकित है जब भारत में एक हलचल मची हुई थी और संपूर्ण देश में क्रांति की आग सुलग रही थी। इसमें व्यक्त राष्ट्रीयता, देशभक्ति संकुचित नहीं है। निष्कर्ष रूप में मुक्ति यज्ञ गांधी युग के स्वर्णिम इतिहास का काव्यात्मक आलेख है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज हमारा यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 के रूप में खंड काव्य, पहला खंड काव्य मुक्ति यज्ञ हमने पढ़ लिया है, इसका सार पढ़ लिया है, उसको अच्छी तरह से समझ लिया है कि मुक्ति यज्ञ क्या है, देश की आज़ादी के लिए किया गया यज्ञ और जिसमें हमें अपना बलिदान देना है। जैसे किसी यज्ञ में आहुतियाँ डाली जाती है, वैसे इस मुक्ति यज्ञ में भी हमारे अपने जीवन की हमारे जो जितने भी क्रांतिकारी थे, जितने नेता थे, जितने भी विरोध प्रकट कर रहे थे इस गुलामी के खिलाफ, उन्होंने अपने जीवन की आहुति दी है, जब जाके हमें ये आज़ादी प्राप्त हुई है। ऐसे ही प्राप्त नहीं हुई है, तो इस आज़ादी को हमें संभाल कर रखना है, हमारे देश की इस धरती को, इस वसुंधरा को संभाल कर रखना है और इस देश की प्रगति को बनाए रखना है। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।